नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम बात करेंगे कि ऐसे अभिनेता के बारे में जो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि कमाल के प्रोड्यूसर, कमाल के डायरेक्टर और कमाल के राइटर भी है, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एज अ राइटर स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, अभिनय भी किया और बात यहीं तक नहीं थमी, इन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। इन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में दी कि लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और आखिरकार इन्होंने इतने कमाल के देशभक्ति फिल्में दी कि लोगों ने इन्हें दे दिया भारत कुमार का टैग। जी हाँ, मिस्टर भारत कुमार का टैग। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, ये गाना ना बजे तो माहौल ही नहीं बनता है। कभी भी कोई भी देशभक्ति का कोई थीम हो और ये गाना बस बजा दो, गूज़बम्स अपने आप आ जाते हैं। तो ये गाना देने वाले थे मनोज कुमार, इनके ही फिल्मों में ये गाने मिले थे और ऐसे ही बहुत से आपको गाने मैं आगे बताता रहूँगा और बहुत सी फिल्मों का जिक्र करता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं हम आज मनोज कुमार के जीवन के बारे में। शुरू से शुरुआत करते हैं और ढेर सारी बातें बताते हैं आपको। मनोज कुमार साहब ने बचपन में ही बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया था। जब ये अबोताबाद से दिल्ली आ रहे थे तब इनके साथ इनके पिता और इनकी माँ थी। उस वक्त इनकी माँ गर्भवती थी। ये सब जब दिल्ली आए तो शुरुआती दिनों में इनके पास ना तो कोई रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। बहुत ही तकलीफें थी। फिर इनके पास बस एक उम्मीद कि सरकार इन्हें कोई रेफ्यूजी कैंप मुहैया करवा दे और आखिरकार इन्हें एक रेफ्यूजी कैंप मिल गया। वहाँ ये अच्छे से रहने लगे और फिर इनके भाई का भी जन्म वही रेफ्यूजी कैंप में ही हुआ। उस वक्त चारों तरफ दंगों का माहौल था, चारों तरफ मार काट, लूट खसोट, बस यही चल रहा था। लेकिन इतनी तकलीफ़ों के बावजूद मनोज कुमार अपने फैमिली के साथ डट कर खड़े रहे और सारी तकलीफ़ों का सामना करते रहे। अब मनोज कुमार साहब के इतने अच्छे व्यक्तित्व होने का कारण भी ये कह सकते हैं कि उन्होंने बचपन में ही इतनी तकलीफ़ें झेल रखी थी कि उनका हृदय बहुत ही पवित्र हो चुका था। अब रेफ्यूजी कैंप की बात आ गई तो मुझे एक बहुत ही मार्मिक किस्सा याद आ रहा है जो मनोज कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मनोज कुमार साहब की जो माँ है, माता श्री, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें वहीं के किसी सरकारी अस्पताल में वहाँ एडमिट करवाया गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। मनोज कुमार साहब दिन रात उनके अपने माता जी के साथ थे और जो कुछ भी ज़रूरतें पड़ती वो वहाँ पे माता जी के साथ देते। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अचानक हॉस्पिटल में आग लग गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, डॉक्टर्स भागने लगे, नर्सेस भागने लगी, वहाँ कोई टिक नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज कुमार साहब वहाँ पे अपनी माँ के पास बैठे रहे। इतना आग लगने के बाद भी वो वहाँ से हिले तक नहीं। कह सकते हैं कि एक वात्सल्य रस जो कहते हैं ना, वहाँ पे वो देखने को मिला। मतलब एक माँ बेटे का प्रेम। ये किस्सा सुनकर मैं खुद मंत्रमुग्ध हो गया उनके लिए। ये किस्सा मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मैंने आपको सुनाया। चलिए आगे और भी बात करते हैं और इनके बारे में बताते हैं आपको। मनोज कुमार साहब को दरअसल लिखने का बहुत शौक था और लिखते भी काफ़ी अच्छा थे। इन्होंने कई फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है कि लिखते आप हो और पब्लिश किसी और के नाम पे होता है। मतलब आप लिख रहे हो लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आप बस लिख रहे हो और नाम किसी और का आएगा। ये काफ़ी अच्छा लिखते थे। तो इनके जान पहचान के जो साथी थे, इन्हीं टैलेंट के कारण इन्हें अपने साथ मुंबई ले आए। फिर ये मुंबई आए, यहाँ भी लिखना शुरू किया और मुंबई आते ही इनका फिल्मों का थोड़ा बहुत काम चालू हो गया और कमाई भी थोड़ी बहुत होने लगी। ऐसे ही लिखने के दौरान एक बार इन्हें एक ऑफ़र मिला। किसी डायरेक्टर ने इन्हें कहा कि तुम हीरो बनोगे। इन्हें जब हीरो बनने का ऑफ़र मिला तो इन्होंने कहा उनसे कि मैं हीरो बनूंगा तो ज़रूर, लेकिन इससे पहले मुझे अपने मंगेतर से पूछना होगा। वे फिर गए अपने मंगेतर के पास और उनसे कहा कि देखो, बात कुछ ऐसी है कि मुझे हीरो बनने का मौका मिला है, बन जाऊं? उनके मंगेतर ने कहा मिला है मौका तो बन जाइए। फिर क्या था, बन गए मनोज कुमार साहब हीरो। अब बात करें इनके नाम की तो एक किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कैसे बन गए हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी मनोज कुमार? तो बात कुछ यूँ है कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके जो मामा थे वो उनके साथ एक बार एक फिल्म देखने के लिए गए। उस फिल्म का नाम था शबनम और इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार साहब और उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब का नाम था मनोज कुमार। उसी समय मनोज कुमार साहब ने ये डिसाइड कर लिया
कि अगर उन्हें कभी फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो वो अपना नाम मनोज कुमार रखेंगे। और जैसे उन्हें पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला, उन्होंने रख लिया अपना नाम मनोज कुमार, और इस तरह से हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी बन गए मनोज कुमार। मनोज कुमार साहब की लाइफ की जो पहली फिल्म थी वो 1957 में आई, और इस फिल्म का नाम था फैशन। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही उम्दा किरदार किया और काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा, और इस तरह से बनी इनकी डेब्यूट फिल्म फैशन। हालांकि इन्होंने इसमें एज अ लीड काम नहीं किया, लेकिन 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में इन्होंने एज अ लीड काम किया, और वो फिल्म काफ़ी अच्छी रही। और इस फिल्म में इनके अपोजिट जो हीरोइन थी वो थी साइदा खान। इसके बाद इनकी फिल्म आई पिया मिलन की आस, और फिर रेशमी रुमाल। 1962 में विजय भट्ट के द्वारा निर्देशित फिल्म हरियाली और रिश्ता में मनोज कुमार साहब नजर आए, और इस फिल्म ने मनोज कुमार के जो फिल्मी करियर है उसके सारे रास्ते खोल करके रख दिए। इस फिल्म में इनके अपोजिट जो हीरोइन थी वो थी माला सिन्हा। दोनों ने मिलकर क्या कमाल का अभिनय किया कि ऑडियंस के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी। ऑडियंस ने इनके अभिनय को काफ़ी सराहा और फिल्म सुपर हिट रही। और फिर 1964 में मनोज कुमार साहब नजर आए राज खोसला की फिल्म वो कौन थी में। एक बार फिर 1965 में विजय भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म हिमालय की गोद में अपने अभिनय के जलवे बिखेरते हुए नजर आए मनोज कुमार, और इस बार फिर से इनके अपोजिट जो हीरोइन थी वो थी माला सिन्हा। इसके बाद राज खोसला और मनोज कुमार साहब की जो सक्सेसफुल एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी थी वो दोनों साथ में नजर आए एक नई फिल्म के साथ, जिस फिल्म का नाम था दो बदन। और इस फिल्म में मनोज कुमार साहब की जो अपोजिट हीरोइन थी वो कमाल की अभिनेत्री थी, और उनका नाम था आशा पारेख। दोनों ने मिलकर ये कमाल के अभिनय किए इस फिल्म में कि यह फिल्म हिट रही और काफ़ी पैसे बनाए इन्होंने बॉक्स ऑफिस में। 1965 में इनकी एक और फिल्म आई जो कि देशभक्ति पे आधारित थी। इस फिल्म का नाम था शहीद, और इस फिल्म में मनोज कुमार साहब शहीद भगत सिंह का किरदार निभा रहे थे। इस किरदार को इन्होंने ऐसे खूब निभाया कि ऐसा लग रहा था मानो भगत सिंह साहब खुद फिल्म में आए हों। इन्होंने अपने अभिनय के जरिए बहुत ही सराहना बटोरा और बहुत ही तारीफें बटोरी। ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी और इनका अभिनय काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद इस फिल्म के बाद जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने आकर के मनोज कुमार साहब से कहा कि आप ऐसा करो कि एक फिल्म बनाओ जो कि जय जवान और जय किसान पे आधारित हो। फिर क्या था, उनके कहने मात्र की देरी थी। फिर मनोज कुमार साहब ने उस पर खूब रिसर्च किया, अच्छे से सोचा समझा, और जो फिल्म फिर बन करके आई उसका नाम था उपकार। इस फिल्म में बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे, जैसे कि अपने मनोज कुमार तो थे ही, साथ ही साथ उसमें और भी एक्टर्स थे जैसे कि प्राण, प्रेम चोपड़ा, आशा पारेख, डेविड अब्राहिम और मदन मोहन कृष्णा, ऐसे कई बेहतरीन एक्टर्स थे। इन सब ने मिलकर फिल्म को इतना बखूबी बनाया, इतना खूब अभिनय किया कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे अपने जाने माने राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, अपने वन एंड ओनली मनोज कुमार। और एज ए डायरेक्टर इनकी उपकार पहली फिल्म थी। तो चलिए, अब लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र हो गया है तो उनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता दूं आपको। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान नारा देने वाले पहले व्यक्ति यही थे। और इन्होंने हमारे जो सेना बल थी उनको इतना छूट दे रखा था कि एक बार युद्ध के दौरान उन्होंने कहा कि आप लाहौर तक घुस सकते हैं आक्रमण करने के लिए। और इससे हमारी सेना को बहुत मजबूती मिली कि हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे साथ है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने पूरे बल के साथ लड़ा। और इसी को देखते हुए हमारे जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, इसको देखते हुए एक बार अमेरिका ने कहा कि हम आपका अनाज रोक देंगे और कुछ शर्तों के बाद ही हम आपको अनाज देंगे। आप युद्ध पहले रोकिए, फिर शर्त की बात करेंगे, उसके बाद हम आपके यहाँ अनाज का सप्लाई करेंगे। तो ये बात सुनकर के लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत बुरा लगा। वे सोचे कि हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है, फिर हम किसी और के अनाज के भरोसे कैसे रह सकते हैं। उन्होंने बस एक आवाज़ लगाई अपने देशवासियों से। उन्होंने कहा कि आप सब अगर हो सके तो एक दिन का उपवास रखें। बस उन्होंने इतना सा बोला था कि पूरा देश
एकजुट होकर के एक दिन का उपवास रखा, और एक दिन में ही जो अमेरिका थी उनका इतना नुकसान हुआ कि उनके पसीने तक छूट गए, और इनका जो बात था वो रह गया। और इस तरह से लोग इनको इतना प्यार करते थे। और इनकी जब बात हो रही है तो मुझे एक और भी किस्सा याद आ रहा है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार ये एरोप्लेन में अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पे इनकी बीवी जो थे उन्होंने देखा कि इनकी जो धोती थी वो थोड़ी फटी हुई थी। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा कि आप ये फटी धोती क्यों पहनते हैं? आप इतने ऊंचे पद पे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं एक देश के, आप ऐसा फटे कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है? देश की सेवा करना। मतलब मैं आम जनता का सेवक हूँ। और हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते। आधे से ज़्यादा लोग फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, और मैं उनका सेवक होकर के नए कपड़े कैसे पहनूंगा? ये सुनते ही उनकी बीवी शांत हो गई और उन्हें समझ आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी जितने महान है उतना महान बनना मुश्किल है। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का कद काठी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बहुत छोटे से ही थे। उनकी आवाज़ भी बहुत बच्चे जैसी और बहुत ही मासूम थी, लेकिन उनका हौसला आग लगा देने वाला था। उनके एक बात पे पूरा देश एकजुट हो जाता था। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका हौसला और उनका जो जज्बा था वो एक बार में चाहे तो पूरे देश में क्रांति ला सके। ऐसी आग थी उनके सीने में। इसलिए कहता हूँ कि शरीर बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, जज्बा बड़ा होना चाहिए। तो चलिए वापस से आते हैं मनोज कुमार साहब के ऊपर और बात करते हैं इनके डायरेक्शन की। तो एज अ डायरेक्टर इनकी जो पहली फिल्म थी उपकार, वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जो इनकी दूसरी फिल्म आई 1970 में वो थी पूरब और पश्चिम। फिर 1972 में आई इनकी फिल्म शोर। फिर 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान। और फिर 1981 में जो फिल्म आई वो थी क्रांति। ये सारी फिल्मों में इन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया और काफ़ी कमाल की फिल्में थी ये सारी की सारी। और इसके बाद जो इनकी फिल्म आई वो एक कमाल की फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, उसका नाम था बेईमान। और इस फिल्म में इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जैसा कि आप भी मैं मनोज कुमार साहब की बात कर रहा हूँ, तो मनोज कुमार साहब की बात करें और देशभक्ति ना आए तो ऐसा मुश्किल है। जब कभी भी देशभक्ति की बात हो और मनोज कुमार साहब का नाम ना आए तो ये भी मुश्किल है। और ख़ास करके देशभक्ति फिल्मों की बात करी जाए, इन्होंने इतने बेहतरीन देशभक्ति फिल्में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को दिया है कि लोगों ने इतना पसंद किया कि इनका नाम ही भारत कुमार रख दिया। और बात करें इनके फिल्मों के गाने की, तो ये भी गाने इतने बेहतरीन के उनको गुनगुनाने मात्र से हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं। एक गाना मैं पूरब और पश्चिम फिल्म से एक गाना है जो मैं आपको सुनाता हूँ, आप शायद रिलेट कर पाए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने हाँ भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को है सिखलाई। ये गाना पूरब और पश्चिम से है, जो गाना आप अक्सर सुनते होंगे। और फिर एक और गाना की बात करूँ जो अक्सर लोग सुनते हैं, और जब कभी भी कोई भी देशभक्ति की बात होती है तो ये गाना बहुत से बजता ही है। ये गाना है उपकार फिल्म से। ये गाना कुछ ऐसा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना मैं भी बचपन से आज तक सुनता आ रहा हूँ, और हर कोई मुझे लगता है जो देशभक्त हो या फिर देश से जुड़ा हो वो ये गाना अक्सर सुनता हो। मनोज कुमार साहब नए नए एक्टर्स को काम देने के लिए भी जाने जाते थे। वो अक्सर नए एक्टर्स को ब्रेक दिया करते थे, और इनमें एक नाम अमिताभ बच्चन साहब का भी आता है। उन्होंने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उन्हें एक किरदार दिया था, और देशभक्ति फिल्मों को करने के कारण उन्हें मिस्टर भारत कुमार का टैग भी मिल गया था। और मनोज कुमार साहब एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली बार किसी पाकिस्तानी एक्टर को अपने फिल्म में कास्ट किया था।
अब बात करते हैं इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। तो इनकी शादी शशि गोस्वामी से हुई और इनके बाद इन्हें 2 बच्चे हुए, एक विशाल गोस्वामी और दूसरा कुणाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में आने की कोशिश की, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। मनोज कुमार साहब के एक भाई भी थे, राजीव गोस्वामी। उन्होंने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ कुछ खास जगह अपनी इंडस्ट्री में बना नहीं पाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मनोज कुमार साहब एज अ घोस्ट राइटर काम किया करते थे शुरुआती दिनों में। तो उस दौरान मतलब इनको क्रेडिट तो नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके राइटिंग्स का फिल्मों में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, और जिस कारण से इनको काफ़ी आर्थिक स्थिति जो इनकी थी, ये लिखने के कारण काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी, और इनके संघर्ष के दिनों में ये काफ़ी मददगार थी। ये जो पैसे मिलते थे इनको राइटिंग से, उससे सिर्फ इनकी ही मदद नहीं, बल्कि इनके साथी और भी जो कलाकार थे जो संघर्ष कर रहे थे, उनकी भी मदद हो जाती थी। और इन साथियों में जो नाम आता है, एक नाम धर्मेंद्र का भी आता है। धर्मेंद्र और मनोज कुमार साहब बाद में जाकर के बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त बने थे। इनके 50 साल के फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने साथ में सिर्फ 2 ही फिल्में की, लेकिन इनकी निजी ज़िंदगी में ये दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त थे कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र अपने पूरे फिल्मी करियर का जो श्रेय है वो मनोज कुमार साहब को देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो फिल्मी करियर है उसकी पूरी जो क्रेडिट है मैं मनोज कुमार साहब को देता हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। और वाकई धर्मेंद्र के फिल्मी करियर को बनाने में मनोज कुमार साहब का काफ़ी योगदान रहा है। दोनों की शुरुआती दिनों की बात करें तो दोनों की मुलाकात नटराज स्टूडियो में हुई थी। नटराज स्टूडियो में दोनों काम की तलाश में आए हुए थे, वहीं पे दोनों एक दूसरे से मिले, और दोनों चूँकि पंजाब से ही थे तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, बातचीत हुई। और उन दिनों धर्मेंद्र के पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, कोई ढंग की जगह नहीं थी। तो मनोज कुमार साहब ने कहा कि मेरे कमरे पे ही आ जाओ, वहीं रह लो। फिर वो धर्मेंद्र उनके साथ ही चले गए और साथ में रहने लगे। उस समय धर्मेंद्र के पास एक टैलेंट हंट का किताब और एक अच्छी बॉडी थी। इसके अलावा और उनके पास कुछ ऐसा था नहीं कि वो अपने स्ट्रगल के दिनों में कुछ थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर सके जिससे उनका खर्चा निकल जाए। लेकिन वहीं मनोज कुमार साहब के पास लिखने का टैलेंट था, तो वो एज अ घोस्ट राइटर लिखते हुए कुछ पैसे कमा लेते थे और उनका खर्चा निकल जाता था। ये स्ट्रगल चलता रहा और एक बार धर्मेंद्र अपने स्ट्रगल से बहुत परेशान हो गए और पंजाब जाने वाली एक ट्रेन का टिकट करवाया और पंजाब के लिए वो रवाना हो गए स्टेशन से। ये बात जैसे ही मनोज कुमार को पता लगी, वो दौड़े स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पहुंचकर धर्मेंद्र को खींचकर वहां से उतारा और फिर उन्हें घर ले गए और काफ़ी समझाया कि सब्र से काम लो, आखिर स्ट्रगल एक बार ख़त्म हो गई और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक काम नहीं मिलता है तब तक मैं कुछ खर्चे तुम्हें दे दिया करूँगा। और उस समय मनोज कुमार ने अपने जेब खर्च में से पैसे निकाले, अपने सेविंग्स में से पैसे कुछ निकाल करके उसे दिए और कहा कि इससे तुम अपना खर्चा तब तक चलाओ। इसके बाद मनोज कुमार ने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त ओपी रलन से धर्मेंद्र की सिफारिश की और उन्हें काम दिलवाने के लिए कहा। और इस तरह से धर्मेंद्र को उनके लाइफ की पहली फिल्म मिली जिसका नाम था फूल और पत्थर। ये फिल्म करने के बाद धर्मेंद्र की जो फिल्मी करियर की गाड़ी थी वो चल पड़ी। इसके बाद 1961 में रमेश सहगल एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में धर्मेंद्र और मनोज कुमार जो थे दोनों को ही कास्ट किया। फिल्म शुरू ही होने वाली थी कि इससे पहले रमेश सहगल ने घोषणा कर दिया कि वो मनोज कुमार को रिप्लेस करके उनके जगह अभि भट्टाचार्य को कास्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही मनोज कुमार थोड़े परेशान से हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और रिप्लेस भी एक ऐसे एक्टर के साथ कर रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है, और रमेश सहगल भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। तो उन्हें शक हुआ कि कहीं धर्मेंद्र के कहने पर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, और अगर उनके कहने पे ऐसा नहीं किया जा रहा है तो वो रमेश सहगल से इस बारे में बात भी क्यों नहीं की। ये अब सच बात है, उनका शक सही है या फिर ये गलत फहमी, ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना ने दोनों दोस्तों को अलग ज़रूर कर दिया और उसके बाद धर्मेंद्र और मनोज कुमार साहब के बीच में बातचीत होना बंद हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब के लव अफेयर्स के बारे में।
तो अपने फिल्मी करियर के दौरान मनोज कुमार साहब ने कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया। अब चाहे वो मीना कुमारी क्यों ना हो, इन्होंने इनके साथ कई फिल्में की, लेकिन कभी भी कोई लव अफेयर्स के किस्से सामने नहीं आए। मनोज कुमार साहब अक्सर अपनी हीरोइंस का जिक्र किया करते थे, चाहे वो माला सिन्हा हो या फिर मीना कुमारी या फिर आशा पारिक ही क्यों ना हो, लेकिन इनके साथ भी कभी इनके कोई लव अफेयर्स के किस्से कभी नज़र में नहीं आए। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत से एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस भी किए, चाहे वो वहीदा रहमान हो या फिर सायरा बानो हो या फिर जिन्नत अमान हो या फिर हेमा मालिनी। बहुत सी एक्ट्रेसेस ने इनका जो ध्यान है वो आकर्षित करने की कोशिश भी की, इन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी किसी से कोई अट्रैक्शन दिखाए नहीं और इनके कोई भी लव के अफेयर्स किसी के सामने कभी नहीं आए। किसी के साथ कभी इन्हें जोड़ा भी नहीं गया ऐसा कि इनके साथ कोई अफेयर्स वगैरह कुछ चल रहा। और आखिरकार इन्होंने शशि गोस्वामी से जाकर के शादी की और आजीवन साथ निभाने का वादा किया। मनोज कुमार साहब जब पहली बार अपने घर से निकले थे बॉम्बे के लिए, तो इन्होंने सोचा था कि वो 3 लाख रुपए कमाएंगे। 1 लाख अपने लिए, 1 लाख अपने परिवार के लिए और 1 लाख अपने माँ बाप के लिए। लेकिन इनके मेहनत ने इन्हें 3 लाख से कहीं ज़्यादा रुपए ला करके दिए। मनोज कुमार साहब इंडस्ट्री के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि फिल्मों का निर्देशन भी किया, फिल्म का निर्माण भी किया और कई फिल्में लिखे भी। तो चलिए अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब के फिल्म के फहरिस्तों के बारे में। इन्होंने इंडस्ट्री को कई दमदार फिल्में दी, जैसे कि इनकी पहली फिल्म फैशन जो कि 1957 में आई, फिर पंचायत 1958 में आई, फिर सहारा जो कि 1958 में आई, फिर चांद 1959 में आई, फिर हनीमून 1960 में आई, फिर कांच की गुड़िया 1961 में आई, फिर रेशमी रुमाल 1961 में आई, फिर सुहाग सिंदूर ये भी 1961 में आई, फिर पिया मिलन की आस ये भी 1961 में आई, फिर बनारसी ठग जो कि 1962 में आई, फिर डॉक्टर विद्या 1962 में आई, फिर हरियाली और रास्ता ये भी 1962 में आई, फिर माँ बेटा ये भी 1962 में आई। और ऐसे ही इन्होंने कई बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। मनोज कुमार साहब का अभिनय इतना दमदार था और इनका व्यक्तित्व भी इतना दमदार था कि लोग इनके दीवाने थे। लोग इनके अभिनय के साथ साथ इनके व्यक्तित्व को भी बहुत पसंद करते थे और इनसे बहुत प्यार करते थे। यकीनन अपने फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी याद किया जाएगा तो मनोज कुमार साहब का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में। अब बात करेंगे किसी और अभिनेता के बारे में जिनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा हो और उनके जीवन से जुड़ी रूपरेखा के बारे में जानेंगे। और अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो हमारे माया ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ आपको कास्टिंग से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिल जाएंगे, चाहे आप सिंगिंग करते हो, चाहे आप एक्टिंग करते हो या फिर डांस ही क्यों ना करते हो। तो अब जाइए अभी प्ले स्टोर पर और इंस्टॉल कीजिए माया ऐप को। तो चलिए मिलते हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।